नमस्कार, मैं रविश कुमार। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियम की अधिसूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अभी तक इसे लेकर मांस व्यापार के संदर्भ में ही मुख्य रूप से चर्चा हो रही है, लेकिन ये नियम पशु मंडियों को जिस तरह परिभाषित करता है, जैसे उनके लिए मापदंड बनाए गए हैं, उसके अनुसार बहुत सी हजारों की संख्या में मंडियों में पशुओं का लेन देन रुक सकता है। नए नोटिफिकेशन के लिए पशु बाजार के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों को पूरी करनी होगी। हर जिले में पशु बाजार मॉनिटरिंग समिति बनेगी, जिसके पास पशु बाजारों को 3 महीने के भीतर पंजीकरण कराने के लिए जाना पड़ेगा। नए नियमों के तहत उन्हीं मंडियों को पशु बेचने के लिए मंजूरी मिलेगी जहां पशुओं के लिए समुचित आवास होंगे, शेड्स, चारा द्रोणिकाएं होंगी, नाद, अनेक नल होंगे, बाल्टियों सहित पानी की टंकियां होंगी, प्रकाश की व्यवस्था होगी, शौच घर होंगे, यानों यानी गाड़ियों की समुचित ऊंचाई तक ढलान होंगे, बीमार और शिथिल पशुओं के लिए अलग बाड़े होंगे, गर्भवती पशुओं के लिए अलग बाड़े होंगे, पशु चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए, चारा भंडारण क्षेत्र होना चाहिए, बिना फिसलन वाली फर्श होगी, घोड़ों के लौटने के लिए रेत का गड्ढा होगा और पशुओं के विभिन्न प्रजाति के लिए अलग अलग बाड़े होंगे। ये सारे नियम होंगे पशु मंडियों के लिए। नया ढांचा तैयार करने के लिए इतना सारा कौन पैसा देगा? कई जगहों पर खुले खेत में ही पशुओं का साप्ताहिक मेला लग जाता है, खरीद बिक्री हो जाती है और खेल खत्म। इस हिसाब से तो सैकड़ों की संख्या में लगने वाले, सैकड़ों ने हजारों की संख्या में लगने वाले पशु मेले बंद हो सकते हैं। जब तक इन सुविधाओं से मेले की जगह लैस नहीं होगी, पशु बाजार मॉनिटरिंग समिति खरीद बिक्री की अनुमति नहीं दे सकती है। यही नहीं, इन मंडियों में नियम का पालन हो रहा है, इसकी जांच के लिए एक अधिकारी औचक निरीक्षण करेगा, रिकॉर्ड देखेगा, किसी मवेशी के लिए क्रूरता देखेगा तो मवेशी को जब्त कर लेगा। नोटिफिकेशन में लिखा है कि पशु बाजार मॉनिटरिंग समिति पशु चिकित्सा निरीक्षक, उनकी सहायता के लिए पैरा पशु चिकित्सा कर्मचारी को अधिकृत करेगा। सोचिए इतने डॉक्टर कहां से आएंगे। नए नोटिफिकेशन में पशु चिकित्सा अधिकारी के जो काम तय किए गए हैं, जिसे आप वेटनरी डॉक्टर कहते हैं, उसकी सूची देखकर किसी अधिकारी से आप पूछ लीजिए कि क्या वो किसी भी मंडी में आने वाले सभी पशुओं की जांच कर सकता है, किसी जिले में पर्याप्त पशु चिकित्सा अधिकारी हैं या नहीं। बहरहाल अब हर बाजार में तैनात पशु चिकित्सा अधिकारी वहां आने वाले हर पशु की जांच करेगा, उतरते वक्त जांच करेगा और ले जाते वक्त जांच करेगा, संभाल कर मवेशी और दस्तावेजों की जांच करेगा। इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि पशु बाजार में मरे पशुओं सहित सभी पशुओं की लाशों को भस्म कर दिया जाएगा और उनके चमड़े के लिए बेचा नहीं जाएगा या उनका चमड़ा उतारा नहीं जाएगा। यह समझ में नहीं आया कि लाशों को कहां भस्म करेगा, अधिकारी कैसे करेगा, क्या इसके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी है? और मरे हुए पशु की खाल तो पारंपरिक रूप से उतारी जाती रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर चमड़ा कारोबार बना है, उसकी एक अपनी अर्थव्यवस्था है। क्या इससे असर नहीं पड़ेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर? यही नहीं, पशु मंडी, पशु बाजार जाने वाले किसानों को अपने साथ किसान होने का प्रमाण पत्र लेकर जाना पड़ेगा। मवेशी का मालिक फोटो पहचान के साथ नाम, पता वगैरह देगा, लिख कर देगा कि मवेशी को वध के लिए यानी कसाई के लिए नहीं बेच रहा है। खरीदने वाले को भी पहचान पत्र जमा करना पड़ेगा। खरीदने वाला किसान है, इसके लिए उसे राजस्व दस्तावेज, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। इस नोटिफिकेशन के अनुसार बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां इस तरह की सुविधाएं नहीं है, वहां पशुओं की बिक्री पर क्या असर पड़ेगा हम नहीं जानते। इस नोटिफिकेशन में मवेशी का मतलब गाय, भैंस, बछड़ा, कलोर, व्याना और ऊंटनी बताया गया है। कुक्कुट भी है, जिसमें मुर्गा, पीरू, हंस, बत्तख, गिनी मुर्गा है। इस नोटिफिकेशन में जिस तरह से क्रूरता को परिभाषित किया गया है, जो मवेशियों को लेकर मौजूद अलग अलग क्षेत्रों की सांस्कृतिक परंपराओं से भी टकरा सकता है। पहले आप इसे शॉर्ट तस्वीर देखिए। महाराष्ट्र के इन बैलों को देखिए। श्रावण अमावस्या के दिन पूरे महाराष्ट्र में बैल पोला मनाते हैं। इस दिन के लिए बैलों को खूब सुंदर से सजाते हैं, उनकी सींग की रंगाई भी होती है। क्या अब ये सब बंद हो जाएगा? क्रूरता होगा, क्रूरता मानी जाएगी? क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा है कि बैलों को आभूषण या सजावटी सामग्री पहनाना क्रूरता है। मथुरा में गोपाष्टमी के दिन गायों के फूल माला से गायों को सजाते हैं। फूल माला से सजाने पर रोक की बात तो नहीं है, मगर क्रूरता वाले कह सकते हैं
कि इतने लोग घेर कर गाय की पूजा करेंगे तो गाय घबरा सकती है। क्या गाय बैलों को घुंघरू से सजाना क्रूरता होगी? नोटिफिकेशन के अनुसार नाक या नकेल या लगाम को खींचना, झटकना और झकझोरना मना है। क्या बगैर नकेल खींचे भैंस और बैल को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या भैंस और बैल को नाम से बुलाने पर वो लोग मान जाएंगे? वैसे किसानों को बता दिया जाए कि डंडे या पैने से मारना भी क्रूरता में गिना जा रहा है। करनाल के पशुपालक किसान राम सिंह ने अपने बैल के गले में घुंघरू बांधी, नाक भी बदलकर बताया कि किस तरह से करते हैं। मेलों में इनकी सजावटी सामग्री मिलती है, इनकी दुकानों में रंग बिरंगी रस्सियां होती हैं, ये सब कारोबार होता है। ये नाल है जी, नाल। हाँ, ये क्यों बना रखा है? इससे काबू रहता है जी। हाँ। ये अच्छा लगता है इसको पाया हुआ। अच्छा, ये आपने और बैलों को भी ऐसे पहना रखा है? हाँ जी। बहुत पैसा लगाते हैं जी लोग जो शौकीन लोग हैं वो तो बहुत आपकी उम्मीद से भी ज्यादा पैसा लगा देते हैं जी। लोग तो अपने से भी ज्यादा खर्चा कर देते हैं जी अपने पशुओं के ऊपर जी। इसलिए इस बहस में पशुपालकों और मवेशियों के सामान बेचने वाले दुकानदारों, उन्हें बनाने वाले उत्पादकों की भी एंट्री होनी चाहिए। अभी तक मांस व्यापारी ही अपनी बात रख रहे हैं। नोटिफिकेशन की कई ऐसी बातें मवेशी और पशुपालक के दैनिक रिश्ते को प्रभावित कर सकती हैं। नोटिफिकेशन में लिखा है कि पशु को दूध पीने से रोकने के लिए छीका का प्रयोग करना क्रूरता है। राम सिंह, इस तस्वीर में आप देखिए कि बछड़े के मुंह में जो लगा रहे हैं उसे ही छीका कहते हैं, कहीं कहीं जाब कहते हैं। किसानों या पशुपालकों के पास छीका लगाने के अपने अपने तर्क हैं। इसके ये फायदे हैं कि एक तो मिट्टी नहीं खाता, मिट्टी, और एक ये जब इसको माँ का दूध पिला के इसको बांध के छोड़ देते और अपना माँ का दूध नहीं पीता बार बार, ये नहीं खाता, पेट में स्वस्थ रहता है। वो कोई आलतू फालतू बेकार के खोल देते हैं। अब ये सब क्रूरता है। अब बगैर पशु चिकित्सक के आप अपनी गाय या भैंस को नाल से दवा तक नहीं पिला सकते हैं। ज्यादा समय तक के लिए छोटी रस्सी पर खूंटी से बांधना क्रूरता है। पशु को कंट्रोल करने के लिए पूंछ, थूथन या कान मरोड़ना क्रूरता है। इस तरह के नियम बनाए गए हैं। हो सकता है कि ये नियम सरकार कड़ाई से लागू ना करे, मगर किताब में होने से बहुत से एनजीओ पशुपालकों पर अनावश्यक दबाव डाल सकते हैं। चेकिंग में मवेशी पकड़े जाएंगे तो ये सब भी अपराध के तौर पर गिने जाएंगे कि नाथ लगाया था, घुंघरू पहनाया था, वगैरह वगैरह। हिंदी के लोग पशु मेलों और मवेशियों को ज्यादा करीब से जानते हैं, मगर इस तरह का लेख ठीक से देखने को नहीं मिला, जैसा ठोस लेख डाउन टू अर्थ पत्रिका में रिचर्ड महापात्रा ने लिखा है। उनकी टिप्पणी है कि इस फैसले से पशुधन पर निर्भर गरीब किसान बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। मीट के निर्यातक से ज्यादा इस तरह के किसान प्रभावित होंगे जो गरीब हैं। पशुधन की उनकी आर्थिकी 3 लाख करोड़ से ज्यादा बड़ी है। रिचर्ड ने यह भी लिखा है कि हम कृषि अर्थव्यवस्था को ठीक से नहीं जानते हैं, इसलिए मीडिया में गलत मुद्दों पर ज्यादा बहस हो रही है। 2010 से 11 में पशुधन से 3.5 लाख करोड़ का आउटपुट जनरेट हुआ था, जो खेती की जीडीपी का 28% था, देश की जीडीपी का 5%। इस कारोबार में किसी भी तरह की छेड़छाड़ से ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। हम इन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे। रिचर्ड महापात्रा मैनेजिंग एडिटर हैं डाउन टू अर्थ के हमारे साथ, और चंडीगढ़ से राजेंद्र गिल साहब हैं, आप किसान हैं। और रिचर्ड, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि क्यों आपने कहा कि ज्यादा फोकस मीट व्यापारियों का है, और ये जो गांव-गांव में घरों में जो मवेशी पाले जाते हैं उन पर फोकस नहीं है, क्या असर पड़ेगा? हम थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं। असर तो बहुत कुछ पड़ेगा, जैसे आपने ये आर्टिकल का जिक्र पूरा तो नहीं बताया मैंने, 2-4 पॉइंट बताया ताकि ये जरूर है कि ये सारे ऑफिशियल आंकड़ा है कि हमने देखा कि 80 के दशक से जो क्रॉप का इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर में एक क्रॉप होता है, फिशरी होता है, लाइफ स्टॉक होता है। हमने देखा कि जो क्रॉप का जो परसेंटेज है अनाज का, बल्कि लाइफ स्टॉक का बहुत आगे बढ़ चुका है। बल्कि जो सरकार जो क्लेम करते हैं कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी हुआ है, वो क्रॉप से ज्यादा नहीं हुआ है, बल्कि ये लाइफ स्टॉक इंक्रीज की वजह से हुआ। मतलब ये मवेशियों के बेचने, खरीदने, बिकने से, दूध से, दही से, घी से बढ़ा है। ठीक है। और ये करीब 3,40,000 करोड़ रुपया का है। इतना बड़ा बिजनेस है ये। बिल्कुल। और क्या इस बिजनेस में बड़े उद्योगपति हैं टाइप के, जो एक्सपोर्टर टाइप के हैं, वो हैं या साधारण किसान? मैं तो जानता हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग तो गाय भी नहीं देखे ना कि कैसे दूध देती है। आप देखेंगे तो ये जो है, जो मीट बिजनेस है, ट्रेड है, ये कोई नया बिजनेस नहीं है। ये एक्चुअली जो हिंदुस्तान का जो खेती है या एग्रीकल्चर है, उसका एक पार्ट है। और ये सदियों से ऐसे आया है कि आपका लाइफ स्टॉक एक इंश्योरेंस जैसे काम करता है। कोई भी किसान
हिंदुस्तान का, उसका थोड़ा क्रॉप करेंगे और लाइफ स्टॉक एक इंश्योरेंस होता है। और उसका दूसरी चीज भी ये होता है कि आपका जो लाइफ स्टॉक होता है ये एक नेचुरल कैपिटल है और उसका जो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। आप एक बकरी लाते हैं, एक साल में 2 हो जाते हैं ब्रीडिंग से, वो इंटरेस्ट जैसे काम करता है। और इसको किसान इंटरेस्ट के हिसाब से भी देखता है और एक इंश्योरेंस के हिसाब से देखता है, जबकि आपका 60% हिंदुस्तान का एरिया रेनफेड है और ड्राउट का या सूखे का खतरा बना रहता है। ये हमारा ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, चाहे हम जितना 21st सेंचुरी में रहें या जो भी रहें, आज भी है, ठीक है। लेकिन दूसरा चीज भी एक है, हाँ। ये जो इतने बड़े रकम का इकोनॉमी जो अनाज से ज्यादा है, उसको चलाता कौन है और कौन उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हमने देखा कि जो 70% ये जो ट्रेड का 67% ऐसे फार्मर हैं जिनको हम ऑफिशियली स्मॉल और मार्जिनल बोलते हैं, जो बहुत गरीब हैं, जिनके बहुत पास गरीब जोत की भूमि 1 एकड़ से भी कम है, 2.5 एकड़ से भी कम है। बिल्कुल जी। और जो लैंडलेस लेबरर्स हैं वो लोग चलाते हैं, वो ही चलाते हैं। और जो आपके जो सवाल था कि इस पे जो बड़े उद्योगपति भी रहते हैं, रहते तो जरूर, हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो एक्सपोर्ट का फिगर देखेंगे और जो डोमेस्टिक का जो ट्रेड देखेंगे, एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। डोमेस्टिक ट्रेड जो ये 70% किसान हैं, अगर 3,40,000 करोड़ आप कह रहे हैं, तो वो तो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर तो 40,000 करोड़ का ही बता रहे हैं, तो लगभग 3 लाख करोड़ का जिसका बिजनेस प्रभावित हो सकता है, वो इस बहस में नहीं है। हाँ, ठीक है। कैसे प्रभावित हो सकता है ये आप मुझे बताइए कि देखिए, से एक बात से कि आप जानवर को बेच नहीं सकते हैं, और जो बाजार को डिफाइन किया गया कि बाजार इस तरह की होगी, मतलब वहां पर शेड्स लगे होंगे, अलग से चारा का घर होगा, वेटनरी डॉक्टर होगा, उसका एक असिस्टेंट होगा, सब जांच करेगा, तो इससे उसका बिजनेस कैसे प्रभावित होता है? देखिए, बिजनेस तो पहले ऐसा ही है कि जैसे इंडिया में एग्रीकल्चर जैसे दूसरे बिजनेस ये स्मॉल होल्डर्स का ट्रेड है, ये इनफॉर्मल वन वे है, लेकिन सदियों से बढ़ा हुआ है और एक बड़े हुए हैं। दूसरा होता है कि जो मैं ये बिजनेस से जाने से पहले एक चीज बताता हूँ जिससे उसका कितना सिचुएशन खराब है पता लग सकता है। आप देखेंगे तो ये मीट का बिजनेस या लाइफ स्टॉक का जो इकोनॉमी है, बढ़त कैसे आया, जबकि इसका बढ़त नहीं आना चाहिए। आप देखिए, अब हम लाइफ स्टॉक को अपना खेती में जो अब प्लाविंग वगैरह करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते, अब तो बैल लगभग खत्म हो गए हैं, कहीं कहीं मशीन करते हैं। दूसरा जो काउडंग होता था, गोबर जो होता था, उसका भी मेन्योर के हिसाब से नहीं करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स आ गया। ये जो मेजर यूजेस था हो गया, तो इसको आपको जो मेल वर्जन ऑफ बफालो और काऊ का अभी पॉपुलेशन भी बहुत कम हो गया। तो ज्यादातर देखा गया है कि अभी जो उसका एक्चुअली कंजप्शन के लिए ही ईदर मीट और जो अदर प्रोडक्ट्स है जैसे मिल्क हुआ, एग हुआ, चिकन जैसे, इसकी वजह से हुआ है, इसका जो बढ़त हुआ है, बाकी दूसरे रीजन के लिए नहीं हुआ। और ये बढ़त कहाँ से आता है? बढ़त हमारे जैसे लोगों से ही आता है। जो बूम हुआ मिडिल क्लास में, हमारे जैसे लोग हैं, हमारा इनकम बढ़ा, हमारा नॉन वेजिटेरियन फूड, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स का जो कंजप्शन बढ़ा है, उससे ही ये हुआ है। सारा भारत दही चूड़ा सत्तू पराठा छोड़ के अंडा ब्रेड नाश्ता करने लगा है। हाँ, पूरा महानगर तो कितनी खपत है पोल्ट्री की भी। तो जो सवाल है कि जो बढ़त नहीं आया था। और दूसरा चीज है कि आपने देखा होगा कि सूखा और अनसीजनल रेन और एग्रीकल्चर से जो अनाज वाला कंपोनेंट्स है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये नियम कैसे उसमें अफेक्ट करता है। हाँ, मैं ये बताता हूँ कि नियम पूरा ये फंडामेंटली इफेक्ट करेगा। हाँ, कैसे जैसे करेगा? ये 2-3 उदाहरण बताएं। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपने बोलते हैं कि एक लोकल मार्केट में आप से प्रोक्योर नहीं कर पाएंगे। आप पहले से ही बताया कि कितना दस्तावेज आपको लेना पड़ता था। अभी क्या होता है? अभी एक बड़ा सिंपल होता है, ये एक इंश्योरेंस जैसे काम करता है। मैं जो नियरेस्ट मार्केट जाता हूँ, मुझे एक्सेस होता है एक वीकली मार्केट में, मेरा 2 बकरी या 2-4 गाय या बफालो जो गांव के बगल में है, कहीं भी है, वहां जाकर बेच के आ गए, मैं वहीं उनको पैदल लेकर जाके ठीक है बेच सकता हूँ। अभी मान लीजिए कि आप बोलेंगे कि नहीं, ये छोटे मार्केट में नहीं कर सकते हो, बट मुझे पता नहीं कि और कौन सा मार्केट की बात आप कर रहे हैं, फिर कहाँ जाऊंगा मैं लेकर। और जब आप जाएंगे, यहाँ लोग एक बीपीएल सर्टिफिकेट के लिए 10 साल लग जाता है। आप जितना दस्तावेज लिस्ट किए, आप समझ सकते हैं कि आप सारे जो 21st सेंचुरी में यहाँ हर कुछ मार्केट सेंटिमेंट की बात होता है।
और इसके सेंटीमेंट के खिलाफ आपके हिसाब से लगता है? हाँ बिल्कुल, तो वो तो जरूर काम करेगा। हमने ऑलरेडी देखा है कि ये जैसे लास्ट 2-3 महीने से क्यों 1-2 साल हो गया, ये जो ज्यादा अलर्ट होने लगे हैं काऊ के ऊपर, ब्रोकोलीज के ऊपर, जो एंटी नॉन वेजिटेरियन, उसकी वजह से भी मार्केट में ऑलरेडी। राजेंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ। राजेंद्र सिंह जी, दो बातें हैं। एक तो एक हिस्सा है कि जानवरों के साथ, मवेशियों के साथ आप क्या करेंगे, वो तो अलग, उसमें मैं अभी बात करूंगा बाद में। लेकिन ये जो बाजार को डिफाइन किया गया कि वेटनरी डॉक्टर होगा, हर मवेशी की जांच करेगा, और वहीं पशु बाजार बोला जाएगा जहां पर शेड्स होंगे, पानी की टंकियां होंगी, बिना फिसलन वाली फर्श होगी, और रोशनी होगी। शुक्रिया की रोशनी की भी बात कही गई है, क्योंकि खुले में होता है तो रोशनी तो वहां होगी, कोई कमरे में मेरे ख्याल से ना बिके। आप मंडियों में जाते हैं, इस तरह की मंडियां हैं क्या, या इस तरह की मंडियां बनाना आसान है? रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने पंजाब के फार्मर को अपने चैनल पे टाइम दिया। दूसरी बात यह है कि जो आप मंडियों की बात कर रहे हैं, पंजाब में ऑलरेडी मंडियां ये डेवलप हो चुकी हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं कि कोई वेटरनरी डॉक्टर जाके वहां पूरी छानबीन करेगा, पिछले 3 साल से सरकार ने जो पाबंदी लाई है कि जो आपके एनिमल मूव नहीं कर सकते आप एनिमल को लेके, पिछले 3 साल में पंजाब के फार्मर को इतना घाटा पड़ा है कि एक जो फार्मर अपना काफ को, जो छोटा एनिमल है, उसको गाय होने तक 2 साल में 70-75 हजार रुपया लगाता है, और आज के टाइम में मंडी में 40-50 हजार की बिक रही है। वो एक किसान को एक एनिमल के पीछे 25 हजार घाटा पड़ रहा है पिछले 3 साल से। जब से ये भाजपा सरकार आई है, इसने कौ की जो मूवमेंट है उसके ऊपर बैन लगाया है। जो आप बात कर रहे हैं कि मंडी में आके कोई वेटरनरी डॉक्टर, जहां कोई और ऑफिसर आपको कागज पत्र जो तैयार करके देगा, पिछले 3 साल में पंजाब के जो किसान हैं वो इतना प्रॉब्लम में हैं कि कोई भी एक महीना लग जाता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता वहां। और हरियाणा में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी सुबह अप्लाई करो, सर्टिफिकेट शाम को मिल जाता है। पंजाब में एक महीना लग जाता है। मालूम नहीं सरकार क्या करना चाहती है। पंजाब में जो एक डेयरी का सिस्टम है इतना अच्छा डेवलप हो गया है कि हम लोग दूसरे कंट्री के बराबर अपने डेयरी फार्मर को ले गए हैं। आज पंजाब में 50 लीटर से ऊपर गाय दूध देती है, और जो कम दूध देने वाली गाय है, जिसका कोई अडर की प्रॉब्लम आ गई, किसी को गायनी की कोई प्रॉब्लम आ गई, वो हमें मजबूरन बेचनी पड़ती है, जो 10, 12, 15 लीटर दूध देती है। ठीक है। पहले वो गाय दूसरी स्टेटों में चली जाती थी, गुजरात में, यूपी में, जहां किसी और स्टेट में जो कम दूध लेने वाले किसान हैं वो ले जाते थे खरीद के। अब हमें क्या है, मजबूरी में वो जानवर हम अपने फार्म पे रख नहीं सकते, उसका कोई अल्टरनेटिव सरकार दे नहीं रही। अगर किसी एनिमल को गायनी की कोई प्रॉब्लम आ गई, जहां को उसके अडर की प्रॉब्लम आ गई, किसी की टांग टूट गई, क्या फार्मर उसको अपने फार्म पे ही रखेगा? सबसे पहले तो ये सोचने वाली बात है। अगर एक फार्मर 5-10 गाय ऐसे रखेगा तो उसका जो प्रॉफिट है वो तो खा जाएगी, किसान क्या करेगा? राजेंद्र जी, मैं चाहता हूं कि ये जो नया नोटिफिकेशन है, इसके संदर्भ में, इसके कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि कैसे आप प्रभावित होने जा रहे हैं। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि हरियाणा में सुबह डालिए तो शाम को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और पंजाब में 1 महीना लगता है। तो हम ये समझें कि एक जगह संभव तो है कि 1 दिन में सर्टिफिकेट मिल सकता है, तो ये बहुत ज्यादा बाधा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा है कि पंजाब में डेयरी अच्छी डेवलप हो गई है। इवन यूपी में जो किसान नया फार्म शुरू करने लगते हैं उसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर गाय लेनी है तो पंजाब से लेके आओ, भैंस लेनी है तो हरियाणा से लेके आओ। लेकिन जब कौ को बॉर्डर पार करने नहीं दिया जाएगा तो कैसे सिस्टम चलेगा? पंजाब के किसान की इतनी प्रॉब्लम है कि उसको ये सरकार समझती नहीं है। ठीक है। रिचर्ड साहब, अभी राजेंद्र जी जो बता रहे हैं नंबर 2 पे कि जो किसान हाँ पूरी कर लीजिए बात अपनी जी। सर
जो छोटा फार्मर है जिसके पास शेड 10 एनिमल का बनाया हुआ है उसने, अगर उसके पास 2 एनिमल जिसकी अडर की प्रॉब्लम है, जहां उसकी कोई गैनी की प्रॉब्लम है, रिपीटर हो गई, वो कैसे संभालेगा उनको 10 गाय के अंदर? क्योंकि 10 गाय 5 बछड़ी देगी तो 2 साल में उसके पास 5 गाय और तैयार हो जाएगी। अगर सेल नहीं कर पाएंगे तो इस सिस्टम को कैसे चला पाएंगे किसान? नहीं, वो तो कह रहे हैं सबसे कि बड़ी आप प्रॉब्लम ये सिर्फ कसाई को नहीं फिर बेच दूसरी सकते बात हैं। ये है कि नहीं, राजेंद्र सिंह जी, इसमें ये लिखा हुआ है कि आप कसाई को नहीं बेच सकते हैं, हाँ जी बाकी तो सर। आप बेच ही सकते हैं। तो कैसे प्रभावित हो रहे हैं इससे? इससे तो आपके लिए एक तरह से ठीक सर नहीं हम होगा। जी, कसाई की सर कहने की बात मतलब ये है कि आप जो पेपरों में देख रहे हैं 2-3 साल से चल रहा है कि गौरक्षक जो है, जो भी गाय लेके जाते हैं उनको घेर के ट्रक उनके जला देते हैं या उनको मारते पीटते हैं। इस कारण बाहर से व्यापारी आता नहीं है। अब सरकार ने बॉर्डर के ऊपर भी मंडी लगाने का बैन कर दिया। हमारे पंजाब में तो डबवाली में हर हफ्ते मंडी लगती है, जहां हजारों गाय का लेन देन होता है। वो कैसे चलेगा? वो तो बॉर्डर पे है बिल्कुल। और भी जो मंडियां हैं पंजाब के, हरियाणा के, J&K के, जहां राजस्थान के साथ बॉर्डरों के ऊपर मंडी लगती है, तो अगर ये बैन हो जाएगी मंडी तो हमारा तो जो पंजाब का किसान है बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा वो। रिचर्ड साहब, आप इस पे बताइए जरा सा। जो मुद्दा है ये दो है। आप देखिए, जब भी आप लाइफ स्टॉक यार आप भैंस या गाय कीजिए, इसका 2 स्टेजेस होता है। एक प्रोडक्टिव यूज का लाइफ एक होता है। गाय के लिए 7-8 साल तक वो मिल्क जब तक दूध देते हैं तो वो प्रोडक्टिव लाइफ है। फार्मर्स के लिए प्रॉफिट भी होता है। उसकी बात सवाल आता है कि जो अनप्रोडक्टिव लाइफ की बात आप भैंस और गाय को करेंगे क्या? उन्होंने बताया तो एक स्पेस की बात, ये अभी किसी चर्चा में नहीं आई थी कि 6 गाय रखने की जगह है, अब वो 10 गाय और हो जाए, बच्चा भी हो जाए, तो इतने सारे गायों को कैसे वो मैं आपको एक संभालेगा? सरकारी आंकड़ा देता हूं जो सरकारी आपने किए हैं कि करीब 11,600 करोड़ रुपया चाहिए ये जो अनप्रोडक्टिव स्टेज की आने के बाद आपको मेंटेन करने के लिए। और ये फार्मर को करीब 85 रुपया पर डे का खर्च करना पड़ेगा एक के ऊपर। और इसको टू मेक सेंस ऑफ दिस डाटा की 85 रुपया क्या होता है कि हमारा पॉवर्टी लाइन 18 रुपया पर डे। नहीं, ऐसे भूसे का दाम बढ़ जाएगा, खली का दाम बढ़ जाएगा। भूसे का जैसे बताते हैं कि हमने अभी अभी देखा था महाराष्ट्र की बहुत सारे एरिया में कि भूसे का दाम दूध से भी ज्यादा है, इतना स्कैर्सिटी है। और हमारा रखेंगे कहाँ? 51 लाख स्ट्रे कैटल हैं इंडिया में अभी, जो सड़कों पे भटक रहे हैं। हाँ, और अभी बढ़ भी रहे हैं ये लास्ट 1 ईयर में। डर भी लगने लगा लोगों को। तो होता है कि आप ये जो एक इकोनॉमी हुआ था, जैसे आपने पहले भी बताए थे, आप एक गाय लाते हैं, दूध देता है, अनप्रोडक्टिव स्टेज पे आता है, आप कोई भी रीजन के लिए आपको उसको डिस्पोज करना ही पड़ेगा एक फार्मर के लिए। हमने फार्मर की तरफ से नहीं सोचा कभी, और इसको हमने इकोनॉमी की पार्ट भी नहीं सोचा। अगर चारे का दाम बढ़ जाए और फिर दूध का दाम कैसे कंट्रोल करेंगे क्या? तब महाराष्ट्र का जो आपने उदाहरण दिया और गाय का। राजेंद्र सिंह जी, एक बात बताइए कि आपने, मैं पंजाब की मंडियों में नहीं देखा कल, हालांकि बुधवार को मंडी डबवाली की एक तस्वीर जरूर चलाई थी, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन इसमें है कि गर्भवती पशुओं के लिए अलग बाड़े होंगे, चिकित्सक होंगे, चारा भंडार होगा, वगैरह वगैरह होगा, इस तरह से सुविधाएं हैं क्या आपके यहाँ की मंडियों में, या उनको भी फिर से इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा? जो गांव में बगल में 4 गांवों के बीच जो मेले लगते हैं उनका क्या होगा? सर कुछ मंडियां तो बनी है, जैसे जगरांव में है, कराली के पास है, कुछ और मंडियां भी बनी हैं। लेकिन ये मंडियां जहां कराली में बनी है, जहां मंडी नहीं लगती, लेकिन सरकार ने बना दी है। दूसरी बात यह है कि सरकार कॉ सेंस लेती है हर चीज पे, लेकिन पंजाब में जो कॉ सेंस लेने के बाद गाय आवारा उतनी ही घूमती है। पंजाब के जो किसान हैं वो इतने परेशान हैं। गाय जो आवारा गाय है उनको तो सरकार अपने पास लेके आती नहीं, अपने जो इन्होंने बनाया है गाय के रखने के लिए जो भी गौशाला बनाई है, सेंस लेती है, बहुत चीजों पे ऊपर टैक्स लेती है सरकार, गाय सेंस लेती है, लेकिन वो कहाँ खर्च होता है ये मालूम नहीं है। जो मंडियों में भी आप बोल रहे हैं कि मंडियां बनेगी जहां बनाई जाएंगी, जैसे डबवाली में मंडी है, कब बनेगी? वहां
3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, सरकार उसको, पंजाब सरकार उसको या हरियाणा सरकार बनाना चाहती है या नहीं चाहती है। मंडी बंद हो जाएगी तो जो हजारों पशुओं का लेन देन होता है इधर उधर कैसे होगा वो? ये बिल्कुल बात रिचर्ड, बात तो सोचने वाली ये है ना, सरकार, सेंटर सरकार अपनी पॉलिसी बना देती है कि ऐसे होगा या ऐसे नहीं होगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंट आगे स्टेट सरकार करती है या नहीं करती है। कि हम मान के पंजाब में आके देखो आप, शाम के टाइम हजारों पशु मंडियों में घूमते, सड़कों पे घूमते हैं और लोगों के खेतों में जाते हैं। जो एग्रीकल्चर किसान हैं वो इतने परेशान हैं, उनको बहुत बड़ी समस्या है ये वारा जानवर। जी ठीक है रिचर्ड, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बहुत सारे दर्शक और हम लोग भी बहुत दिन हो गए होंगे कि गांव के किसी मंडी में गए हुए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है ये देखने में तो लगता है कि ठीक है ऐसा होना चाहिए, और कहीं कहीं तो सरकार बना सकती है, जैसे उन्होंने बताया कि जहां जरूरत है उसकी जगह कहीं और बना दिया है, जो नजदीक का डिस्टेंस बढ़ सकता है। तो आपको लगता है कि इस फैसले से जो बगल के खाली खेत में, खाली जमीन पे जो मंडियां लगती हैं उन पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। पहले तो ये है कि मैं इसको ऐसे जवाब दे सकता हूँ कि ये इतना छोटा प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक कहाँ रखेंगे, आपका नंबर बहुत बिग है, कहीं भी जाइए बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कि जैसे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और गुजरात भी, वहाँ रूरल पॉवर्टी थोड़ा कम है, इसीलिए भी कि क्योंकि इनका लाइफ स्टॉक का ज़्यादा है एलोंग विद एग्रीकल्चर, नंबर भी ज़्यादा है। राजस्थान जैसे और भी ज़्यादा है नंबर, क्योंकि उनका तो मेन इकोनॉमी वहीं से भी आता है, डेजर्ट स्टेट है। आप देखिए राजस्थान से गुजरिए तो सैकड़ों गायें लेके लोग जा रहे होते हैं चराने के लिए यहाँ से वहां तक। तो जो सवाल आता है कि आप ऑलमोस्ट ये हिंट कर रहे हैं कि ये एक इंडस्ट्रियल लेवल पे हम उनको कहीं रखेंगे, इंडस्ट्रियल लेवल पे कहीं हम काटेंगे। अच्छा, बड़े कॉर्पोरेशन का खेल आपको दिख रहा है इसमें? ये अच्छा, एक तो चीज होता है कि जो कंप्लीटली जो डिसेंट्रलाइज लोगों का पुअर का बिगेस्ट बहुत सारे उद्योगपतियों पे कर्जा 40-40 हजार का करोड़ का हो गया है। वो देखेंगे आने कहीं इस कैटल इंडस्ट्री में शिफ्ट तो नहीं हो रहे हैं। 20 साल पहले चिकन के बारे में ऐसे बोला गया था, चिकन अभी इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है। हाँ, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि इसमें मवेशियों के साथ जो बर्ताव बताए गए हैं क्रूरता के, अब लागू करना तो मुश्किल है लेकिन फिर भी उस पर हम बात करना चाहते हैं। राजेंद्र सिंह जी, मेरा सवाल अब क्रूरता को लेकर है कि जैसे आप छीका नहीं लगा सकते मुंह में बछड़े को, भैंस के कान नहीं मरोड़ सकते, पूंछ नहीं मरोड़ सकते हैं, थूथना उसका नहीं मरोड़ सकते हैं, ये सब जो है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि आप सजा नहीं सकते हैं, आभूषण नहीं पहना सकते, सींग को नहीं रंग सकते हैं, ये क्या ज्यादा हस्तक्षेप है? सर ऐसा है कि पंजाब का जो डेयरी फार्मर है, जहाँ डेयरी पंजाब का जो डेयरी है और दूसरे स्टेट का जो डेयरी है उसका बहुत डिफरेंस है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पंजाब का जो डेयरी है उसमें हम सभी एनिमल को लूज रखते हैं, खुला है सारे एनिमल, बछड़े हैं वो अलग हैं, उससे जो काफ हैं, हिफर हैं वो अलग हैं, ड्राई एनिमल अलग हैं और दूध देने वाले अलग हैं। हम उनको इतना अच्छे ढंग से रखते हैं कि अगर मैं तो चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से और आपको स्पेशल ये बात बोलना कि आप एक तो जो सरकार ने बनाए हुए गौशाला हैं उनको देखिए, उनकी रिकॉर्डिंग कीजिए आप, और हमारे पंजाब में आके हमारे जो फार्मर हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग कीजिए, फिर उसमें डिफरेंस देखिए कि सरकार कैसे संभालती है उनको और हमारे फार्मर जो हैं उन गाय को और बछड़ी को कैसे संभालते हैं। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है कि 75 से लेके अब हम इतने सालों में इतने अच्छे फार्मर बना के ऐसे अच्छे बिजनेस पे पहुंचे हैं, अब सरकार फिर पता नहीं क्यों ऐसी अड़चने डालनी शुरू कर दी है कि सरकार को लगता है कि शायद पंजाब के जो फार्मर है अच्छा डेयरी सेटअप कर लिया है, उसको फिर बैकयार्ड पे लेके आना है। आप अगर पंजाब का देखेंगे, पंजाब में ना तो हम कोई सींग रंगते हैं ना कुछ और है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है दूसरी स्टेटों से अलग है। ठीक है, अब हम सभी एनिमल को लूज रखते हैं, खुले अपने हरियाणा महाराष्ट्र वाले बनाए हुए हैं। ठीक है कि पंजाब के किसान की गर्मियों में फॉगर लगे हुए हैं,
फुहारे लगे हुए हैं, ठीक है, पंखे अब मैं लगे आपको हुए रोक रहा हैं, हूं, अगर मेरे पास टेम्परेचर समय कम है, एक 45 जरूरी डिग्री सवाल है तो पूछना शेड है। में अब मैं आपको रोक रहा 35 हूं, डिग्री हाँ। टेम्परेचर रहता है। जैसे महाराष्ट्र में लोग हम बैल को अपने रंगते हैं, आप सजाते ये- हैं, गोपाष्टमी में लोग सजाते हैं, हाँ ठीक जी है, सर। तो अलग अलग कल्चर है, पंजाब में नहीं करते हैं। अभी मथुरा वाले तो खूब सारा सुंदर, बहुत सुंदर सजा देते हैं। तो एक तरह उसमें मारना नहीं मारना, और आप डंडा नहीं मार सकते, नथुने को नहीं पकड़ सकते हैं, एक मत है क्रूरता है, एक मत है क्रूरता नहीं है। तो एक कल्चरल इंटरफेरेंस लगता है मुझे इसमें, है ना। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जो मैं सवाल राजेंद्र सिंह जी से पूछ रहा था कि क्या हमारे पास वेटनरी डॉक्टर हैं इस नियम को लागू करने के लिए, जो मवेशियों के जो डॉक्टर, जैसे पशु चिकित्सा अधिकारी या हॉस्पिटल कहते हैं, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है? क्या आपको कुछ अंदाजा है, आप जो घूम घूम के इतनी रिपोर्टिंग करते हैं? मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, ये तो नया रूल्स आया है, पहले भी रूल्स था जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन आपको कुछ जो बेसिक आजकल तो बहस हो जाना ही मान लिया था कि इम्प्लीमेंट हाँ, बिल्कुल हो गया, लेकिन ज्यादा जरूरी है, वो लागू हो या नहीं हो ये जरूरी नहीं होता है। हाँ। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो वेटनरी जो डॉक्टर्स रहना चाहिए कंट्री में, ये एक सरकार ने खुद कब का है? क्या पढ़ रहे हैं आप? ये 2014 में का आंकड़ा है, और ये जो पहले प्लानिंग कमीशन थे, अभी नीति हाँ, जो आयोग भंग बने हो हैं, गया, हाँ। उन लोगों का जो रिसर्च हुआ था, क्योंकि लाइफ स्टॉक एक मेजर फोकस था, ठीक है, 67,000 होना चाहिए था वेटनरी डॉक्टर। हाँ जी, जो अभी है 34,500। और देखिए कि जो साइंटिस्ट जिनको रिसर्च करना चाहिए लाइफ स्टॉक के ऊपर, वेटनरी साइंटिस्ट जिनका 7,500 होना चाहिए, अभी देश में ओनली 3,050 हैं। बताइए। और देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप जो पूछ रहे हैं कि अभी जो नया कानून बना, सपोर्ट स्टाफ हो रहा है कि डॉक्टर के साथ एक पैरा डॉक्टर भी होगा। हाँ, वो 2,59,000 होना चाहिए, लेकिन वो करीब 52,000 के करीब है। तो ये लागू नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं, पहले ये मैं उसी टाइम का तो किसान से ही कहा जाएगा कि ये नियम आपको दे रहे हैं, आप ही सर्टिफिकेट बनाइए, आप ही लागू कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल। और तो फिर सेल्फ सर्टिफिकेशन का इसका नुकसान क्या होता है इस टोटल बिजनेस पे? ये जो संख्या की कमी है, डॉक्टर कम है, अस्पताल कम है, आप तो हॉस्पिटल में भी जाते होंगे, जानवरों के अस्पताल में। टीवी वाले तो आजकल हम स्टूडियो में रहते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ। मैं पहले बताता हूँ कि जो कोई भी वेटनरी हॉस्पिटल पे आप जाइए, कोई भी एरिया में, आपको पहले ये मिलता है कि कंप्लेन की यहाँ डॉक्टर नहीं। अच्छा, मान लीजिए कि डॉक्टर जो एक भी हैं, वो करीब उनको इतना प्रेशर रहता है काम का, उनको फील्ड ट्रिप भी करना पड़ता है, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आना पड़ता है, ब्लॉक लेवल पे भी जाना पड़ता है, तो एक हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन कोई सेंटर में आएंगे। और हमने ये भी देखा है कि लंबा लाइन लगता है एनिमल्स का। अच्छा, ये सब हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इस पे तो देखिए टीवी वाले तो देश के प्रतिनिधि हैं, बताइए, ये तो नहीं देखा था। हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए आपको। बिजनेस पे क्या असर पड़ गया? मैं बताता हूँ आपको। बिजनेस का देखिए, एनिमल में इतना ही बीमारी बढ़ा है जितना इंसान में बढ़ा है। हाँ। और लेकिन हमारा जो एनिमल्स इतना इकोनॉमी है, इतना कंजप्शन मटेरियल्स है, फिर भी इसके ऊपर हमने ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, कि हमारा ज़्यादा सोच भी नहीं है, स्टाफ भी नहीं है। एक आंकड़ा जरूर बताता है कि आप एक्चुअली इनको डिजीज फ्री कर दें, रोग मुक्त कर दें, तो एनिमल्स को आपका जो 3 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस 20% और भी बढ़ सकता है। उससे मतलब कि 20% का नुकसान ऑलरेडी है पोटेंशियल। दूसरा चीज, एनिमल्स का डिजीजेस से आजकल ज्यादा ह्यूमन को भी आने लगा है। ये भी है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे इंटरेक्शन। तो इस पे ध्यान देने की बजाय हम पशु बीमा पे ध्यान दे रहे हैं। नहीं, आजकल लोग ये समझ लिया कि बीमा दे देने से डॉक्टर आ जाएगा अस्पताल में या अस्पताल बन जाएगा। एक्चुअली बीमा भी ऐसे भी तो जो क्रॉप बीमा असली वो बीमारी का इलाज नहीं है, वो एक अपने आप में बीमारी है। जब डॉक्टर ही नहीं रहेगा, अस्पताल नहीं रहेगा, तो बीमा का कागज लेके कहाँ घूमिएगा? बिल्कुल। पर मुझे एक बात बताइए कि आपने कहा कि इससे हम भी बीमार हो रहे हैं, ठीक, इससे सब कोई बीमार हो रहा है, ये एक लगता है कि राष्ट्रीय इमरजेंसी जैसी कोई स्थिति है, इस पर ध्यान देना चाहिए। आपने एक बात कही कि इस पूरे खेल में ऐसा लगता है कि बड़े बिजनेसमैन इस पर एंट्री होने वाले हैं, यहां मेरा ध्यान अटक गया। क्यों कहा सर आपने? अब देखिए सरकार का क्या सोच है वो तो हम नहीं जानते। हाँ, उनका मन में क्या है वो हमेशा अच्छा होता है। हाँ, हो भी सकता है, लेकिन आप करना क्या चाहते हैं? ये सारे रेस्ट्रिक्शंस, पहले आपका कानून में कोई स्पष्टता नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, 30 सेकंड है। हाँ, बीप बोल के कोई टर्म नहीं है। आपका जो इतने एनिमल क्रुएल्टी का लॉज किए हैं, आधा लोगों को तो पता ही नहीं है, जो इम्प्लीमेंट भी करते हैं पता नहीं है, उसके ऊपर और भी लाए। तो आपका जो सीधे सीधे ये इंडिकेट करता है कि
आप उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, जो आप आम लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए मुश्किल कर दो इसको, है ना? बिल्कुल। और जो ज्यादा समझदार है, लार्ज स्केल पे करने वाला, उसकी एंट्री को सुनिश्चित कर दो। तो डर ये हो सकता है कि आपका जो इतना बड़ा इकोनॉमी का वो वर्कर रह जाए और जिनके पास कैपिटल का वो मालिक हो जाए। अभी तो वो जो छोटा किसान है वो मालिक भी है और वर्कर भी है, लेकिन तब बाद में वर्कर हो जाएगा। अब ये सब क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा, हम ब्रेक के बाद करेंगे। एक नया नोबेल पुरस्कार स्थापित करने की मैं सोच रहा हूं, जिसका नाम होगा मयूर नोबेल पुरस्कार। ये क्यों होगा, ये हम ब्रेक के बाद बताएंगे। गाय जब माता है तब उसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग क्यों हो रही है? मां से बड़ा दर्जा क्या हो सकता है? क्या गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिए जाने की मांग ठीक नहीं लगती आपको? जो लोग राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं, वो मां को पशु की श्रेणी में क्यों रखना चाहते हैं? हमें यह सोचना चाहिए और पूछना चाहिए कि राष्ट्रीय पशु या मेरे हिसाब से राष्ट्रीय माता का दर्जा देने के बाद गाय को किस तरह की अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी जो तमाम राज्यों के कानूनों से नहीं मिलती है, जिसके तहत गाय की हत्या करने वालों अगर साबित हुआ तो 10-10 साल की कैद होगी। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देंगे तो क्या यह दर्जा बंगाल टाइगर से वापस ले लिया जाएगा? उसे कौन सा दर्जा दिया जाएगा? इधर टाइगर भी कंटेस्टेंट है। अभी बंगाल टाइगर को ही नेशनल एनिमल का दर्जा हासिल है। 1900 गाय को नेशनल मदर का दर्जा मिलना चाहिए अगर मिले तो। 1972 से बंगाल टाइगर नेशनल एनिमल है। उससे पहले 48 से 72 तक गुजरात के गिर में मिलने वाला अपना बबर शेर था, लेकिन बंगाल टाइगर को इसलिए दर्जा मिल गया क्योंकि वो 16 राज्यों में पाया जाता था। राष्ट्रीय पशु को मारना अपराध होता है, उसे बचाना भी राज्य की जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे टाइगर को बचाने के लिए 2005 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई थी। यह जानने के बाद खबर यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट के जज महेश चंद्र शर्मा गायों के मसले के ऊपर हाईकोर्ट की निगरानी समिति की सुनवाई के दौरान राज्य को उन्होंने 20 प्रकार के सुझाव दिए। इनमें से एक है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, नेशनल एनिमल, नेशनल मदर नहीं। नेशनल मदर का डिमांड मेरा है, ओरिजिनल। जज साहब ने कहा कि यह सरकार पर बाध्य नहीं है मगर उनकी अंतरात्मा की आवाज है। बहुत से संगठन इस आवाज से पहले से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं और देश की कई दीवारों पर यह नारा आपको लिखा मिलेगा, ट्रैफिक जाम में आप पढ़ सकते हैं। बुधवार के रोज रिटायर हुए जस्टिस एमसी शर्मा ने यह भी कहा कि राज्य के मुख्य सचिव और एडवोकेट जनरल को पशुओं का अभिभावक होना चाहिए, मवेशी का, जबकि राजस्थान में गौ कल्याण मंत्रालय है, एक मंत्री हैं। वैसे भी राज्य के मुख्य सचिव और एडवोकेट जनरल की ऐसी क्या योग्यता है कि वो गाय का अभिभावक बन सकते हैं? क्या अदालतें किसी भी तरह की सुझाव दे सकती हैं? जस्टिस शर्मा ने मोर के बारे में जो बताया है, हम चाहते हैं कि आप सुने। बस अपने बच्चों से ये जरूर कहें कि परीक्षा में ये जवाब ना लिखें, वरना उनके नंबर कट सकते हैं। एक मेरा जजमेंट है इस मोर पर, इसलिए आधार पर बता रहा हूं कि मोर कभी भी मोरनी के साथ उसको गर्भवती नहीं करता। मोरनी गर्भवती तभी होती है जब मोर आंखों के आंसू डालता है और मोरनी उसको चुग लेती है, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद वो मोर या मोरनी जो भी हो उसको जन्म देती है। तो इसलिए मोर हमेशा ब्रह्मचारी होता है, इसलिए मोर को, पंख को सब अपने सर पे रखते हैं। समझ नहीं आ रहा जज साहब को प्रणाम करूं या ब्रह्मचारी मोर को। आप हंस सकते हैं मगर जस्टिस शर्मा ने यह टिप्पणी मीडिया में भी दोहराई है और उसी पर मेरी यह टिप्पणी है। संविधान कहता है कि निष्पक्ष और वैज्ञानिक सोच का प्रसार करना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, मगर हम लोग टीवी वाले दूसरा ही टेम्परामेंट का प्रसार कर रहे हैं आजकल। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। जस्टिस शर्मा ने मोर को आजीवन ब्रह्मचारी घोषित कर विज्ञान का भला किया है या नहीं, इस पर बहस होनी चाहिए। क्या उनकी बात मानकर किताबों से मोर मोरनी के यौन संबंधों की बातें हटा देनी चाहिए? विज्ञान कहता है कि मोर अपने पंख फैलाकर मोरनी को आकर्षित करता है, मोरनी अपनी इच्छा से मोर का चुनाव करती है, मोर चाहे तो एक वक्त में कई मोरनियों के साथ मेट कर सकता है। मोर 3 साल की उम्र में ही सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है। ये नेशनल ज्योग्राफी वगैरह अवैज्ञानिक चैनलों पर है। एक सुझाव मेरा भी है, जब कोई जज बने तो उसकी ट्रेनिंग तो जरूर होती होगी। उस ट्रेनिंग में उन्हें चिड़ियाघर भी ले जाना चाहिए और बताना चाहिए कि कौन सा पशु कैसे प्रजनन करता है, कौन सा पक्षी आजीवन ब्रह्मचारी है और कौन सा योगा भी करता है। आंसुओं को चुककर मोरनी के गर्भवती होने की बात पर संसद में बहस तो होनी ही चाहिए।
जो लोग इस बात को लेकर हीन भावना के शिकार रहते हैं कि भारत को विज्ञान के क्षेत्र में आजादी के बाद से नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला, उन्हें जज साहब की बात पर गर्व करना चाहिए और नोबेल कमेटी को चुनौती देनी चाहिए कि अगर आपके सारे नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, भौतिकी वैज्ञानिक, केमिस्ट्री वाले, मैथ्स वाले सब हमारी वैज्ञानिक मान्यताओं को साबित कर देंगे तो हम उन्हें एक और नोबेल पुरस्कार देंगे जिसका नाम होगा मयूर नोबेल पुरस्कार। ये हम देंगे। जय हिंद, जय भारत, विज्ञान अमर रहे, विज्ञान अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा। आगे भी तो कुछ आप भी तो गाइए। नमस्कार, चलता हूं। हैं या साधारण किसान, मैं तो जानता हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग तो गाय भी नहीं देखे ना कि कैसे दूध देती है। आप देखेंगे तो ये जो है, जो मीट बिजनेस है, ट्रेड है, ये कोई नया बिजनेस नहीं है। ये एक्चुअली जो हिंदुस्तान का जो खेती है या एग्रीकल्चर है उसका एक पार्ट है। और ये सदियों से ऐसे आया है कि आपका लाइफ स्टॉक एक इंश्योरेंस जैसे काम करता है। कोई भी किसान हिंदुस्तान का उसका थोड़ा क्रॉप करेंगे और लाइफ स्टॉक एक इंश्योरेंस होता है। और उसका दूसरी चीज भी ये होता है कि आपका जो लाइफ स्टॉक होता है ये एक नेचुरल कैपिटल है और उसका जो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। आप एक बकरी लाते हैं, एक साल में 2 हो जाते हैं ब्रीडिंग से। वो इंटरेस्ट जैसे काम करता है और इसको किसान इंटरेस्ट के हिसाब से भी देखता है और एक इंश्योरेंस के हिसाब से देखता है। जबकि आपका 60% हिंदुस्तान का एरिया रेनफेड है और ड्राउट का या सूखे का खतरा बना रहता है। ये हमारा ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, चाहे हम जितना 21st सेंचुरी में रहें या जो भी रहें, आज भी है, ठीक है। लेकिन दूसरा चीज भी एक है, ये जो इतने बड़े रकम का इकोनॉमी जो अनाज से ज्यादा है उसको चलाता कौन है और कौन उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हमने देखा कि जो 70% ये जो ट्रेड का 67% ऐसे फार्मर हैं जिनको हम ऑफिशियली स्मॉल और मार्जिनल बोलते हैं, जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास जोत की भूमि 1 एकड़ से भी कम है, 2.5 एकड़ से भी कम है। बिल्कुल जी। और जो लैंडलेस लेबरर्स हैं वो लोग चलाते हैं, वो ही चलाते हैं। और जो आपकी जो सवाल था कि इस पे जो बड़े उद्योगपति भी रहते हैं, रहते तो जरूर, हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो एक्सपोर्ट का फिगर देखेंगे और जो डोमेस्टिक का जो ट्रेड देखेंगे, एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। डोमेस्टिक ट्रेड जो ये 70% किसान हैं, अगर 3,40,000 करोड़ आप कह रहे हैं तो वो तो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर तो 40,000 करोड़ का ही बता रहे हैं, तो लगभग 3 लाख करोड़ का जिसका बिजनेस प्रभावित हो सकता है वो इस बहस में नहीं है। ठीक है। कैसे प्रभावित हो सकता है ये आप मुझे बताइए कि सिर्फ एक बात से कि आप जानवर को बेच नहीं सकते हैं और जो बाजार को डिफाइन किया गया कि बाजार इस तरह की होगी, मतलब वहां पर शेड्स लगे होंगे, अलग से चारा का घर होगा, वेटनरी डॉक्टर होगा, उसका एक असिस्टेंट होगा, सब जांच करेगा, तो इससे उसका बिजनेस कैसे प्रभावित होता है? देखिए, बिजनेस तो पहले ऐसा ही है कि जैसे इंडिया में एग्रीकल्चर जैसे दूसरे बिजनेस ये स्मॉल होल्डर्स का ट्रेड है, ये इनफॉर्मल वन वे है, लेकिन सदियों से बढ़ा हुआ है और एक बड़े हुए हैं। दूसरा होता है कि जो मैं ये बिजनेस से जाने से पहले एक चीज बताता हूँ जिससे उसका कितना सिचुएशन खराब है पता लग सकता है। आप देखेंगे तो ये मीट का बिजनेस या लाइवस्टॉक का जो इकोनॉमी है, बढ़त कैसे आया, जबकि इसका बढ़त नहीं आना चाहिए। आप देखिए, अब हम लाइवस्टॉक को अपना खेती में जो अब प्लाविंग वगैरह करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते, अब तो बैल लगभग खत्म हो गए हैं, कहीं कहीं मशीन करते हैं। दूसरा जो काउडंग होता था, गोबर जो होता था, उसका भी मेन्योर के हिसाब से नहीं करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स आ गया। ये जो मेजर यूजेस था हो गया, तो इसको आपको जो मेल वर्जन ऑफ बफालो और काऊ का अभी पॉपुलेशन भी बहुत कम हो गया। तो ज्यादातर देखा गया है कि अभी जो उसका एक्चुअली कंजप्शन के लिए ही ईदर मीट और जो अदर प्रोडक्ट्स है जैसे मिल्क हुआ, एग हुआ, चिकन जैसे, इसकी वजह से हुआ है, इसका जो बढ़त हुआ है, बाकी दूसरे रीजन के लिए नहीं हुआ। और ये बढ़त कहाँ से आता है? बढ़त हमारे जैसे लोगों से ही आता है। जो बूम हुआ मिडिल क्लास में, हमारे जैसे लोग हैं, हमारा इनकम बढ़ा, हमारा नॉन वेजिटेरियन फूड, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स का जो कंजप्शन बढ़ा है, उससे ही ये हुआ है। सारा भारत दही चूड़ा सत्तू पराठा छोड़ के अंडा ब्रेड नाश्ता करने लगा है। पूरा महानगर तो कितनी खपत है पोल्ट्री की भी। तो जो सवाल है कि जो बढ़त नहीं आया था। और दूसरा चीज है कि आपने देखा होगा कि सूखा और अनसीजनल रेन और एग्रीकल्चर से जो अनाज वाला कंपोनेंट्स है,
मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये नियम कैसे उसमें अफेक्ट करता है। हाँ, मैं ये बताता हूँ कि नियम पूरा ये फंडामेंटली इफेक्ट करेगा। हाँ, कैसे जैसे ये दो तीन उदाहरण बताएं। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपने बोलते हैं कि एक लोकल मार्केट में आप से प्रोक्योर नहीं कर पाएंगे। आप पहले से ही बताया कि कितना दस्तावेज आपको लेना पड़ता था। अभी क्या होता है, अभी एक बड़ा सिंपल होता है, ये एक इंश्योरेंस जैसे काम करता है। मैं जो नियरेस्ट मार्केट जाता हूँ, मुझे एक्सेस होता है एक वीकली मार्केट में, मेरा 2 बकरी या 2-4 गाय या बफालो जो गांव के बगल में है कहीं भी है, वहां जाकर बेच के आ गए। मैं वहीं उनको पैदल लेकर जाके ठीक है बेच सकता हूँ। अभी मान लीजिए कि आप बोलेंगे कि नहीं, ये छोटे मार्केट में नहीं कर सकते हो, बट मुझे पता नहीं कि और कौन सा मार्केट की बात आप कर रहे हैं, फिर कहाँ जाऊंगा मैं लेकर। और जब आप जाएंगे, यहाँ लोग एक BPL सर्टिफिकेट के लिए 10 साल लग जाता है। आप जितना दस्तावेज लिस्ट किए, आप समझ सकते हैं कि आप सारे जो 21st सेंचुरी में यहाँ हर कुछ मार्केट सेंटिमेंट की बात होता है। और इसके सेंटिमेंट के खिलाफ आपके हिसाब से लगता है? हाँ बिल्कुल, तो वो तो जरूर काम करेगा। हमने ऑलरेडी देखा है कि ये जैसे लास्ट 2-3 महीने से क्यों 1-2 साल हो गया, ये जो ज्यादा अलर्ट होने लगे हैं काऊ के ऊपर, बफेलोज के ऊपर, जो एंटी नॉन वेजिटेरियन, उसकी वजह से भी मार्केट में ऑलरेडी। राजेंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ। राजेंद्र सिंह जी, 2 बातें हैं। एक तो एक हिस्सा है कि जानवरों के साथ, मवेशियों के साथ आप क्या करेंगे, वो तो अलग, उसमें मैं अभी बात करूंगा बाद में। लेकिन ये जो बाजार को डिफाइन किया गया कि वेटनरी डॉक्टर होगा, हर मवेशी की जांच करेगा, और वहीं पशु बाजार बोला जाएगा जहां पर शेड्स होंगे, पानी की टंकियां होंगी, बिना फिसलन वाली फर्श होगी, और रोशनी होगी। शुक्रिया की रोशनी की भी बात कही गई है, क्योंकि खुले में होता है तो रोशनी तो वहां होगी ही होगी, कोई कमरे में मेरे ख्याल से ना बिके। आप मंडियों में जाते हैं, इस तरह की मंडियां हैं क्या, या इस तरह की मंडियां बनाना आसान है? नमस्कार, मैं रविश कुमार। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियम की अधिसूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अभी तक इसे लेकर मांस व्यापार के संदर्भ में ही मुख्य रूप से चर्चा हो रही है, लेकिन यह नियम पशु मंडियों को जिस तरह परिभाषित करता है, जैसे उनके लिए मापदंड बनाए गए हैं, उसके अनुसार बहुत सी हजारों की संख्या में मंडियों में पशुओं का लेन देन रुक सकता है। नए नोटिफिकेशन के लिए पशु बाजार के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों को पूरी करनी होगी। हर जिले में पशु बाजार मॉनिटरिंग समिति बनेगी, जिसके पास पशु बाजारों को 3 महीने के भीतर पंजीकरण कराने के लिए जाना पड़ेगा। नए नियमों के तहत उन्हीं मंडियों को पशु बेचने के लिए मंजूरी मिलेगी जहां पशुओं के लिए समुचित आवास होंगे, शेड्स, चारा द्रोणिकाएं होंगी, नाद, अनेक नल होंगे, बाल्टियों सहित पानी की टंकियां होंगी, प्रकाश की व्यवस्था होगी, शौच घर होंगे, यानों यानी गाड़ियों की समुचित ऊंचाई तक ढलान होंगे, बीमार और शिथिल पशुओं के लिए अलग बाड़े होंगे, गर्भवती पशुओं के लिए अलग बाड़े होंगे, पशु चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए, चारा भंडारण क्षेत्र होना चाहिए, बिना फिसलन वाली फर्श होगी, घोड़ों के लौटने के लिए रेत का गड्ढा होगा, और पशुओं के विभिन्न प्रजाति के लिए अलग अलग बाड़े होंगे। ये सारे नियम होंगे पशु मंडियों के लिए नया ढांचा तैयार करने के लिए। इतना सारा कौन पैसा देगा? कई जगहों पर खुले खेत में ही पशुओं का साप्ताहिक मेला लग जाता है, खरीद बिक्री हो जाती है और खेल खत्म। इस हिसाब से तो सैकड़ों की संख्या में लगने वाले, सैकड़ों ने हजारों की संख्या में लगने वाले पशु मेले बंद हो सकते हैं। जब तक इन सुविधाओं से मेले की जगह लैस नहीं होगी, पशु बाजार मॉनिटरिंग समिति खरीद बिक्री की अनुमति नहीं दे सकती है। यही नहीं, इन मंडियों में नियम का पालन हो रहा है, इसकी जांच के लिए एक अधिकारी औचक निरीक्षण करेगा, रिकॉर्ड देखेगा, किसी मवेशी के लिए क्रूरता देखेगा तो मवेशी को जब्त कर लेगा। नोटिफिकेशन में लिखा है कि पशु बाजार मॉनिटरिंग समिति पशु चिकित्सा निरीक्षक, उनकी सहायता के लिए पैरा पशु चिकित्सा कर्मचारी को अधिकृत करेगा। सोचिए इतने डॉक्टर कहां से आएंगे। नए नोटिफिकेशन में पशु चिकित्सा अधिकारी के जो काम तय किए गए हैं, जिसे आप वेटनरी डॉक्टर कहते हैं, उसकी सूची देखकर किसी अधिकारी से आप पूछ लीजिए कि क्या वो किसी भी मंडी में आने वाले सभी पशुओं की जांच कर सकता है, किसी जिले में पर्याप्त पशु चिकित्सा अधिकारी हैं या नहीं। बहरहाल अब हर बाजार में तैनात पशु चिकित्सा अधिकारी वहां आने वाले हर पशु की जांच करेगा, उतरते वक्त जांच करेगा और ले जाते वक्त जांच करेगा।
संभाल कर मवेशी और दस्तावेजों की जांच करेगा। इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि पशु बाजार में मरे पशुओं सहित सभी पशुओं की लाशों को भस्म कर दिया जाएगा और उनके चमड़े के लिए बेचा नहीं जाएगा या उनका चमड़ा उतारा नहीं जाएगा। यह समझ में नहीं आया कि लाशों को कहां भस्म करेगा, अधिकारी कैसे करेगा, क्या इसके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी है? और मरे हुए पशु की खाल तो पारंपरिक रूप से उतारी जाती रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर चमड़ा कारोबार बना है, उसकी एक अपनी अर्थव्यवस्था है। क्या इससे असर नहीं पड़ेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर? यही नहीं, पशु मंडी, पशु बाजार जाने वाले किसानों को अपने साथ किसान होने का प्रमाण पत्र लेकर जाना पड़ेगा। मवेशी का मालिक फोटो पहचान के साथ नाम, पता वगैरह देगा, लिख कर देगा कि मवेशी को वध के लिए यानी कसाई के लिए नहीं बेच रहा है। खरीदने वाले को भी पहचान पत्र जमा करना पड़ेगा। खरीदने वाला किसान है, इसके लिए उसे राजस्व दस्तावेज, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। इस नोटिफिकेशन के अनुसार बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां इस तरह की सुविधाएं नहीं है, वहां पशुओं की बिक्री पर क्या असर पड़ेगा हम नहीं जानते। इस नोटिफिकेशन में मवेशी का मतलब गाय, भैंस, बछड़ा, कलोर, व्याना और ऊंटनी बताया गया है। कुक्कुट भी है जिसमें मुर्गा, पीरू, हंस, बत्तख, गिनी मुर्गा है। इस नोटिफिकेशन में जिस तरह से क्रूरता को परिभाषित किया गया है, जो मवेशियों को लेकर मौजूद अलग अलग क्षेत्रों की सांस्कृतिक परंपराओं से भी टकरा सकता है। पहले आप इसे शॉर्ट तस्वीर देखिए। महाराष्ट्र के इन बैलों को देखिए। श्रावण अमावस्या के दिन पूरे महाराष्ट्र में बैल पोला मनाते हैं। इस दिन के लिए बैलों को खूब सुंदर से सजाते हैं, उनकी सींग की रंगाई भी होती है। क्या अब ये सब बंद हो जाएगा? क्रूरता होगा, क्रूरता मानी जाएगी? क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा है कि बैलों को आभूषण या सजावटी सामग्री पहनाना क्रूरता है। मथुरा में गोप अष्टमी के दिन गायों के फूल माला से गायों को सजाते हैं। फूल माला से सजाने पर रोक की बात तो नहीं है, मगर क्रूरता वाले कह सकते हैं कि इतने लोग घेर कर गाय की पूजा करेंगे तो गाय घबरा सकती है। क्या गाय बैलों को घुंघरू से सजाना क्रूरता होगी? नोटिफिकेशन के अनुसार नाक या नकेल या लगाम को खींचना, झटकना और झकझोरना मना है। क्या बगैर नकेल खींचे भैंस और बैल को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या भैंस और बैल को नाम से बुलाने पर वो लोग मान जाएंगे? वैसे किसानों को बता दिया जाए कि डंडे या पैने से मारना भी क्रूरता में गिना जा रहा है। करनाल के पशुपालक किसान राम सिंह ने अपने बैल के गले में घुंघरू बांधी, नाक भी बदलकर बताया कि किस तरह से करते हैं। मेलों में इनकी सजावटी सामग्री मिलती है, इनकी दुकानों में रंग बिरंगी रस्सियां होती हैं, ये सब कारोबार होता है। ये नाल है जी, नाल। हाँ, ये क्यों बना रखा है? इससे काबू रहता है जी। ये अच्छा लगता है इसको पाया हुआ। अच्छा, ये आपने और बैलों को भी ऐसे पहना रखा हाँ है? जी। बहुत पैसा लगाते हैं जी लोग जो शौकीन लोग हैं वो तो बहुत आपकी उम्मीद से भी ज्यादा पैसा लगा देते हैं जी। लोग तो अपने से भी ज्यादा खर्चा कर देते हैं जी अपने पशुओं के ऊपर जी। इसलिए इस बहस में पशुपालकों और मवेशियों के सामान बेचने वाले दुकानदारों, उन्हें बनाने वाले उत्पादकों की भी एंट्री होनी चाहिए। अभी तक मांस व्यापारी ही अपनी बात रख रहे हैं। नोटिफिकेशन की कई ऐसी बातें मवेशी और पशुपालक के दैनिक रिश्ते को प्रभावित कर सकती हैं। नोटिफिकेशन में लिखा है कि पशु को दूध पीने से रोकने के लिए छीका का प्रयोग करना क्रूरता है। राम सिंह, इस तस्वीर में आप देखिए कि बछड़े के मुंह में जो लगा रहे हैं उसे ही छीका कहते हैं, कहीं कहीं जाब कहते हैं। किसानों या पशुपालकों के पास छीका लगाने के अपने अपने तर्क हैं। इसके ये फायदे हैं कि एक तो मिट्टी नहीं खाता, मिट्टी और एक ये जब इसको माँ का दूध पिला के इसको बांध के छोड़ देते और अपना माँ का दूध नहीं पीता बार बार, ये नहीं खाता, पेट वगैरह स्वस्थ रहता है। वो कोई आलतू फालतू बेकार के खोल देते हैं। अब ये सब क्रूरता है। अब बगैर पशु चिकित्सक के आप अपनी गाय या भैंस को नाल से दवा तक नहीं पिला सकते हैं। ज्यादा समय तक के लिए छोटी रस्सी पर खूंटी से बांधना क्रूरता है। पशु को कंट्रोल करने के लिए पूंछ, थूथन या कान मरोड़ना क्रूरता है। इस तरह के नियम बनाए गए हैं। हो सकता है कि ये नियम सरकार कड़ाई से लागू ना करे, मगर किताब में होने से बहुत से एनजीओ पशुपालकों पर अनावश्यक दबाव डाल सकते हैं। चेकिंग में मवेशी पकड़े जाएंगे तो ये सब भी अपराध के तौर पर गिने जाएंगे कि नाथ लगाया था, घुंघरू पहनाया था वगैरह वगैरह। हिंदी के लोग पशु मेलों और मवेशियों को ज्यादा करीब से जानते हैं, मगर इस तरह का लेख ठीक से देखने को नहीं मिला, जैसा ठोस लेख डाउन टू अर्थ पत्रिका में रिचर्ड महापात्रा ने लिखा है। उनकी टिप्पणी है कि इस फैसले से पशुधन पर निर्भर गरीब किसान बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। मीट के निर्यातक से ज्यादा इस तरह के किसान प्रभावित होंगे जो गरीब हैं। पशुधन की उनकी आर्थिकी 3 लाख करोड़ से ज्यादा बड़ी है।
रिचर्ड ने यह भी लिखा है कि हम कृषि अर्थव्यवस्था को ठीक से नहीं जानते हैं, इसलिए मीडिया में गलत मुद्दों पर ज्यादा बहस हो रही है। 2010 से 11 में पशुधन से 3.5 लाख करोड़ का आउटपुट जनरेट हुआ था, जो खेती की जीडीपी का 28% था, देश की जीडीपी का 5%। इस कारोबार में किसी भी तरह की छेड़छाड़ से ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। हम इन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे। रिचर्ड महापात्रा मैनेजिंग एडिटर हैं डाउन टू अर्थ के हमारे साथ, और चंडीगढ़ से राजेंद्र गिल साहब हैं, आप किसान हैं। और रिचर्ड, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि क्यों आपने कहा कि ज्यादा फोकस मीट व्यापारियों का है, और ये जो गांव-गांव में घरों में जो मवेशी पाले जाते हैं उन पर फोकस नहीं है, क्या असर पड़ेगा, हम थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं। असर तो बहुत कुछ पड़ेगा, जैसे आपने ये आर्टिकल का जिक्र पूरा किया। तो नहीं बताया मैंने, 2-4 पॉइंट बताया बिल्कुल, ताकि हाँ ये जरूर है कि ये सारे ऑफिशियल आंकड़ा है कि हमने देखा कि 80 के दशक से जो क्रॉप का इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर में क्रॉप होता है, फिशरी होता है, लाइफ स्टॉक होता है, हमने देखा कि जो क्रॉप का जो परसेंटेज है अनाज का, अनाज का, बल्कि लाइफ स्टॉक का बढ़ गया, आगे बढ़ चुका है। बल्कि जो सरकार जो क्लेम करते हैं कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी हुआ है, वो क्रॉप से ज्यादा नहीं हुआ है, बल्कि ये लाइफ स्टॉक इंक्रीज की वजह से हुआ। मतलब ये मवेशियों के बेचने, खरीदने, बिकने से, दूध से, दही से, घी से बढ़ा है। ठीक है। और ये करीब 3,40,000 करोड़ रुपया का है। इतना बड़ा बिजनेस है ये। बिल्कुल। और क्या इस बिजनेस में बड़े उद्योगपति हैं टाइप के, जो एक्सपोर्टर टाइप के हैं, वो